हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हमारी क्लास होने वाली है स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस की। आज ये इस टॉपिक की दूसरी क्लास है, ठीक है। पहली क्लास में हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को समझा और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने फर्स्ट क्लास को नहीं देखा तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं, फिर से मैं आपका एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि एजम्पशन होता क्या है, ठीक है। जैसे कोई स्पीकर, एक स्पीकर है, एक लिसनर है, ठीक है ना। तो स्पीकर जब लिसनर से कोई बात कहता है, ठीक है, तो स्टेटमेंट में वो बात कही जाती है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कोई बात कही, ठीक है, तो मैं अब बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। तो मैंने जब बातें कही, कोई भी स्टेटमेंट आपसे कहा, कोई भी ऐसी बात आपसे कही जिसमें मैंने कुछ बातों को इग्नोर कर दिया, लेकिन उन बातों को आप समझ गए। मैंने इग्नोर कर दिया कहने में, लेकिन आप समझ गए, और जो आप समझ गए वही एजम्पशंस है, वही पूर्व धारणाएं हैं। एजम्पशन को कहीं कहीं अनुमान लिख के आता है, कहीं कहीं जो है पूर्व धारणा लिख के आता है, कहीं कहीं धारणा लिख के आता है, ठीक है ना। कहीं कहीं मान्यता भी लिखा होता है कि ऐसी मान्यता है, ऐसा अनुमान है, ठीक है ना। तो कहीं आपका कहीं एजम्पशन लिखा होता है, कहीं इन्फेरेंस लिखा होता है, अर्थात अनुमान लिखा होता है कि ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे होता है ना कि भाई अब बहुत सारे बादल आ गए, अब आप देख रहे हैं कि मौसम ऐसा हो रहा है, तो अरे अनुमान लगा सकता है, या सोचता आज बारिश हो जाए, ठीक है। तो अब हो सकता है कि आज बारिश हो जाए। किसको देख के आपने एक अनुमान लगाया? बादलों को देख के, ठीक है ना, कि भाई अभी तक धूप थी, लेकिन अब एकदम से बहुत सारे बादल आ गए, तो आपने एक अनुमान लगाया। अब बारिश हो जरूरी नहीं है, तो जो आप अनुमान लगाते हैं, जो कभी कह सकते हैं कि 100% जो आपका मतलब कि सत्य नहीं है, ठीक है। अगर 100% सत्य हो जाएगा तो वो आपका कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कंक्लूजन है और आर्गुमेंट है तो वो आपका एजम्पशन के रूप में मान्य नहीं है। एजम्पशन मतलब जिसको आप अनुमान लगा सकते हैं, कहते हैं हाँ ये 50% है भाई, इसमें कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, देखिए, सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक आपसे बात कही गई है, उसमें कुछ बातें इग्नोर कर दी गई हैं कहने में, वो आपको सोचना है कि क्या ऐसा है क्या इसमें। तो देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कंप्यूटर एजुकेशन शुड स्टार्ट एट स्कूल इटसेल्फ। कंप्यूटर शिक्षा स्कूलों में ही शुरू होनी चाहिए। अब पहला एजम्पशन क्या है, देखिए, लर्निंग कंप्यूटर इज इजी, कंप्यूटर सीखना आसान है। दूसरा कह रहा है कि कंप्यूटर एजुकेशन फेच जॉब इजली, कंप्यूटर शिक्षा आसानी से रोजगार दिलाती है। अब आपको आंसर देना है ए बी सी डी ई में। ए कब देना है? इफ ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिक्ट, यदि केवल धारणा पहली निहित है। दूसरा बी कब देना है? इफ ओनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिक्ट, यदि केवल धारणा दूसरी निहित है। सी कब देना है? इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड इज इम्प्लिक्ट, यदि या तो पहला या दूसरी निहित है। डी कब देना है? इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज इम्प्लिक्ट, यदि ना तो पहली और ना ही दूसरी निहित है। और ई कब देना है? इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिक्ट, यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित हैं तो आपको आंसर ई देना है, ठीक है ना। तो अब आपको आंसर ए बी सी डी ई में देना है। अब देखिए सबसे पहले हम बात यहां पर करते हैं कि उसने कहा कि कंप्यूटर शिक्षा स्कूलों में ही शुरू होनी चाहिए। तो अब आपके दिमाग में एक बात आती है कि स्कूल के टाइम पर जो बच्चों को चीजें सिखाई जाती हैं वो आसान होती हैं, ठीक है ना। आसान चीजें सिखाई जाती हैं। पहले ए बी सी डी सिखाई गई, ठीक है ना। अब उसको बाद में 1 2 3 सिखाया गया ताकि वो चीजों को आसानी से सीख सके, ठीक है। तो यहां पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये बात कही गई है कि कंप्यूटर एजुकेशन शुड स्टार्ट एट स्कूल टाइम, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर सीखना आसान होगा, इसीलिए ये बात कही जा रही है। भाई मैंने आपसे कहा कि आपका स्कूल है, आप कंप्यूटर वहां पे स्टार्ट करवा दीजिए,
तो आप सोचेंगे यार कि सर जब बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर सीखना आसान होगा बच्चों के लिए, क्योंकि सर भी जानते हैं कि भाई स्कूल के समय पर जो चीजें वो आसान चीजें सिखाई जाती हैं, इसलिए पहला आपका जो एजम्पशन है बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कंप्यूटर सीखना आसान है। दूसरा कह रहा है कंप्यूटर एजुकेशन फिल्स जॉब्स इजली, कंप्यूटर शिक्षा आसानी से रोजगार दिलाती है। अब देखिए कथन में कहीं भी ये बात नहीं कही गई कि कंप्यूटर की एजुकेशन से आपको जॉब मिल जाती है। क्या कहीं भी जो है स्टेटमेंट में जॉब के बारे में बात की गई है? नहीं बात की गई कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके बारे में कोई भी बात जो है आपके स्टेटमेंट में नहीं की गई। और जब कोई बात नहीं की गई इसलिए जो सेकंड वाला वो जो है इसमें निहित नहीं है, क्योंकि जो है सेकंड का कोई रिलेशन ही नहीं है स्टेटमेंट से, ठीक है। और जिस एजम्पशन का स्टेटमेंट से रिलेशन नहीं है वो एजम्पशन मान्य नहीं होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा केवल पहली धारणा आपकी निहित है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ए होगा, इफ ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिक्ट, यदि केवल धारणा पहली निहित है, ठीक है। तो आंसर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 और सो, यह वांछनीय है कि बच्चे को 5 वर्ष या उससे अधिक आयु में स्कूल में डाल दिया जाए। अब देखिए यहां पर क्या है, एजम्पशन पहला क्या कह रहा है कि एट दैट एज द चाइल्ड रीच अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज रेडी टू लर्न, उस उम्र में बच्चा विकास के उचित स्तर पर पहुंच जाता है और सीखने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि द स्कूल डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर 6 years ऑफ एज, 6 साल की उम्र के बाद बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा कि आपका ई सही होगा। तो देखिए स्टेटमेंट कह रहा है कि 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष या उससे अधिक आयु में स्कूल में डाल दिया जाए, ठीक है ना, मतलब इस उम्र तक बच्चों को स्कूल आप भेज दीजिए, यही तो स्टेटमेंट आपसे कह रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम वहां पे एज्यूम करते से मुझसे कहा गया कि सर आप अपने बच्चे को जो है 5 साल की उम्र तक स्कूल में डाल दीजिए, तो मेरे दिमाग में ये बात आएगी कि कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो 5 साल की उम्र तक, ठीक है ना, सीखने लगेगा, वो चीजों को जानने लगेगा, ठीक है। और इससे अगर कम उम्र का है तो उसको सीखने में जानने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए पहला जो है कि उस उम्र में उस उम्र में बच्चे का विकास, बच्चा विकास के उचित स्तर पर पहुंच जाता है और सीखने के लिए तैयार हो जाता है। तो बात बिल्कुल सही है कि भाई जो उसका अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो बिल्कुल आपका जो है सही है और वह सीखने के लिए भी तैयार है इस उम्र में। इसलिए जो पहला है वो बिल्कुल सही है कि एट दैट इज द चाइल्ड रीच अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज रेडी टू लर्न, बच्चा जो है विकास के स्तर पर है और वह सीखने के लिए तैयार है, वह हर चीज को अब समझ रहा है। अगर उसको कोई भी चीज पढ़ाई जाएगी तो समझेगा उसको। इसलिए जो है आपसे कहा गया कि अब आपका बच्चा 5 साल का हो गया, अब इसको आप स्कूल भेज दीजिए। लेकिन दूसरे में जो कहा गया कि द स्कूल डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर 6 years ऑफ एज, तो क्या ऐसी बात कहीं भी स्टेटमेंट में कही गई है क्या कि नहीं अगर बच्चा आपका 6 साल का हो जाएगा या उससे अधिक का हो गया तो फिर आपके बच्चों को एडमिट नहीं किया जाएगा स्कूल में? ऐसा कहीं भी स्टेटमेंट में नहीं बोला गया। स्टेटमेंट में केवल यह बोला गया है कि 5 वर्ष या उससे अधिक आयु में इस बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाए, ठीक है ना। तो इसलिए जो है दूसरा जो है बिल्कुल भी आपका एजम्पशन सही नहीं है, क्योंकि 6 साल की उम्र के बाद बच्चों को स्कूल में प्रवेश मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कहीं भी जिक्र आपके स्टेटमेंट में नहीं है, ठीक है। तो पहला आपका एजम्पशन सही है, दूसरा आपका गलत है, तो केवल पहला निहित है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर होगा। इफ ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिक्ट, यदि केवल धारणा पहली निहित है,
तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। Why don't you go to the court if the employer does not pay you the provident fund contribution? यदि नियोक्ता आपको भविष्य निधि अंशदान का भुगतान नहीं करता है तो आप अदालत क्यों नहीं जाते हैं? ठीक है, तो धारणा है पहली, कोर्ट्स कैन इंटरवेन इन मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच विवाद के मामले में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू पे द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉयज। कर्मचारियों को भविष्य निधि अंशदान का भुगतान करना नियोक्ता के लिए अनिवार्य है। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी सही होगा कि आपका ई सही होगा। तो देखिए यहां पर आपसे कहा गया कि यदि नियोक्ता, ठीक है ना, वाई डोंट यू गो टू द कोर्ट इफ द एम्प्लॉयर डज नॉट पे यू द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। तो भाई आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आपकी एक सैलरी आ रही है, सैलरी से कुछ आपका फंड कट जाता है, ठीक है, तो वो फंड इसीलिए कटता है कि जब लास्ट में आप जब चाहें तो उस फंड को आप निकाल सकते हैं, उस फंड को आप ले सकते हैं। तो ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है फंड लेना। तो इसलिए जो है कि इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू पे द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉय। कर्मचारियों को भविष्य निधि अंशदान का भुगतान करना नियोक्ता के लिए अनिवार्य है। ये बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है सेकेंड, ठीक है, क्योंकि भाई हमने काम किया, हमारी सैलरी आई, सैलरी में से जो फंड कट गया वो राइट है हमारा लेने, क्योंकि पैसा तो हमारा है, तो ये राइट है, ये अधिकार है हमारा कि वो जो है फंड हमें मिले। तो ये जो है नियोक्ता के लिए अनिवार्य है कि वह फंड जो है एम्प्लॉयज को दे। तो सेकेंड तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। जरा फर्स्ट की बात कर लेते हैं कि नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच विवाद के मामले में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, जैसे कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, अब जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपका फंड नहीं दे रहा, तो फिर आप कहां जा सकते हैं? आप कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट से आपको जस्टिस मिलने की पूरी उम्मीद होती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है बिल्कुल जो कोर्ट है उनके विवाद के बीच में बिल्कुल हस्तक्षेप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला भी आपका क्या है? बिल्कुल सही होगा, पहला भी आपका सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों एजम्पशन आपके सही है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर समझ में आ रहा है किस प्रकार से आप हम एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल भाई, अगर मेरा फंड कट रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि यार मैं यहां पर जॉब कर रहा था, अब मैं वहां से जॉब छोड़ना चाहता हूं, मेरा फंड नहीं वो दे रहा, तो आप क्या बोलेंगे? आप कोर्ट चले जाओ, आप उसके ऊपर मुकदमा कर दीजिए, आप कोर्ट चले जाएं, कोर्ट आपके मामले को निपटा देगा, वो आपके फंड को दिला देगा। तो कहीं ना कहीं ये बात होगी ना कि कोर्ट हमारे मामले के बीच में जो है बिल्कुल हस्तक्षेप कर सकता है, और जो फंड मेरा वहां पर है उसको लेना मेरा राइट है, मेरा अधिकार है। तो जो एम्प्लॉयर है, जो आपका जो है नियोक्ता है, उसके लिए भी जरूरी है कि वो आपके फंड को दे। इसलिए तो आप जा रहे हो ना कोर्ट के पास कि भाई फंड नहीं दे रहा, तो ये भी उसके लिए अनिवार्य है कि वो आपके फंड को दे। तो दोनों के दोनों आपके कैसे हैं, जो है एजम्पशन सही हैं। तो यहां पे कौन सा आंसर होगा जरा देखिए भाई। इफ ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिक्ट, नहीं। इफ ओनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिक्ट, नहीं। इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड इज इम्प्लिक्ट, नहीं। इफ नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड इज इम्प्लिक्ट, नहीं। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिक्ट, आंसर ई होगा कि यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित है, तो दोनों निहित है, पहला भी और दूसरा भी, तो ई आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। Nobody can predict as to how long our country would take to contain the unfortunate and disastrous terrorist activities. कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि दुर्भाग्यपूर्ण और विनाशकारी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए हमारे देश को कितना समय लगेगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है।
तो पहला क्या कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू पुट ऑन एंड टू टेररिस्ट एक्टिविटीज, आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाना नामुमकिन है। दूसरा कह रहा है कि एफर्ट्स टू कंट्रोल द टेररिस्ट एक्टिविटीज आर ऑन, आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के प्रयास जारी हैं। अब मुझे तो कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा कि आपका ई सही होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत आसान है। देखिए जैसे ही आपने स्टेटमेंट को पढ़ा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में आ गई कि हाँ यहां पर ऐसा है, मतलब वो यहां पर कहा नहीं गया लेकिन आप उसके लिए सोच गए कि हाँ यहां पर ये बात भी है, तभी ये बात यहां पर कही गई है। वही एजम्पशन है, वही आपकी धारणा है, वही आपका अनुमान है जिसके बारे में कहा तो नहीं गया लेकिन आपने अनुमान लगा लिया कि हाँ ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। अब देखिए तो स्टेटमेंट ने क्या कहा कि नो बॉडी कैन प्रेडिक्ट एज टू हाउ लॉन्ग आवर कंट्री वुड टेक टू कंटेन द अनफॉर्चुनेट एंड डिजास्टर टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो उसने कहा कि कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि दुर्भाग्यपूर्ण और विनाशकारी आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए हमारे देश को कितना समय लगेगा। तो कहीं ये तो नहीं कहा गया ना उसमें कि नामुमकिन है, कि नहीं इसको रोकना असंभव है, कितना समय लगेगा समय की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं एक्टिविटीज तो चालू हैं, उन आतंकी गतिविधियों को रोकने के उपाय हम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए कितना समय लग जाएगा इसके लिए कोई भी नहीं कह सकता कि हाँ भाई 1 महीना 2 महीना साल भर 10 साल कब तक लगेगा, ये वहां पर कोई भी नहीं बता सकता। तो एक्टिविटीज तो चालू हैं, कुछ उपाय हमने किए हैं। तो पहला क्या कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू पुट ऑन एंड टू टेररिस्ट एक्टिविटीज, आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाना नामुमकिन। ये बात तो गलत है, उसमें कहीं नहीं गई, ठीक है ना, क्योंकि नामुमकिन नहीं, नामुमकिन है कि मुमकिन है, ठीक है ना, ऐसी कोई बात यहां पर नहीं की गई। यहां पर तो केवल यह बात की गई है कि कितना समय लगेगा इनको रोकने के लिए, ठीक है ना, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। दूसरा क्या कि एफर्ट्स टू कंट्रोल द टेररिस्ट एक्टिविटीज आर ऑन, आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के प्रयास जारी हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम लगातार उपाय कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए दूसरा वाला बिल्कुल सही है कि भाई हम लगातार उपाय कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, कि कितना समय लग जाएगा इसके बारे में हम नहीं कह सकते, कोई भी नहीं बता सकता कितना समय लग जाएगा इनको रोकने के लिए। तो दूसरा जो है आपका एजम्पशन बिल्कुल सही है, पहला आपका गलत है, तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी, इफ ओनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिक्ट, यदि केवल धारणा दूसरी निहित है। क्लियर? तो समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है इस टॉपिक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दे भाई, क्या है? हिज रिसेंट इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ कंपनी ए इज ओनली ए गैम्बल, कंपनी ए के शेयरों में उसका हाल का निवेश केवल एक जुआ है। ठीक है, तो पहला एजम्पशन है कि ही में इंकर लॉस ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, उसे अपने निवेश पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरा है कि ही में गेन फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट, उसे अपने निवेश से लाभ हो सकता है। तो अब बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा कि ई सही होगा? तो देखिए आप एक चीज सोचिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आप कहते हैं कि यार शेयर मार्केट तो एक जुए का खेल है, जहां पर लाभ भी हो सकता है, जहां पर नुकसान भी हो सकता है। भाई बिल्कुल ये तो नहीं कह सकते कि लाभ ही लाभ होगा, नुकसान भी तो हो सकता है। पहली बार आपने 2000 लगाए, आपको लॉस हो गया, हो सकता है पहली बार आपने 2000 लगाए, आपको प्रॉफिट हो गया, आपने उससे 5000 और कमा लिए, या हो सकता है आप लॉस में चले गए, आपका 1000 और डूब गया। तो दोनों चीजें संभव है ना, क्योंकि शेयर मार्केट आपका एक जुआ का खेल है, एक गेम है, एक आपका जो है क्या है, गैम्बल है, एक जुआ है। तो यहां पर भी वही बात स्टेटमेंट कह दे रही कि हिज रिसेंट इन्वेस्टमेंट इन द शेयर ऑफ कंपनी ए इज ओनली ए गैम्बल,
कंपनी ए के शेयरों में उसका हाल का निवेश केवल एक जुआ है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, जुआ है तो उसको अपने निवेश पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और अपने निवेश पर फायदा भी उसको हो सकता है उसको जो है बहुत अच्छी खासी अर्निंग हो जाए, हो सकता है वो जो है आपका जो है किसमें उसके लॉस में चला जाए। तो दोनों के दोनों पॉसिबल है, पहला भी और दूसरा भी। तो यहां पे आइदर आर लगेगा, फर्स्ट आर सेकंड, या तो पहला या तो दूसरा, या तो नुकसान होगा या तो फायदा होगा। ठीक है ना भाई, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती कि नहीं फायदा भी हो जाए नुकसान भी हो जाए, होगी तो एक ही चीज कि या तो फायदा होगा और या तो नुकसान होगा। ठीक है ना, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, इफ आइदर फर्स्ट आर सेकंड, आंसर सी हो जाएगा आइदर आर, इफ आइदर फर्स्ट आर सेकंड इज इम्प्लिक्ट, यदि या तो पहला या दूसरा निहित है, या तो भाई उसको फायदा होगा या तो उसको नुकसान होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। इफ यू वांट टू गिव एनी एडवर्टाइजमेंट गिव इट इन द न्यूज़पेपर एक्स, ए टेल्स बी। यदि आप, यदि है ना, जरूरी नहीं कि आप देना ही चाहें, यदि कह रहा है कि यदि आप कोई विज्ञापन देना चाहते हैं तो इसे समाचार पत्र यक्स में दें, इसे समाचार पत्र यक्स में दें। ए बी को बताता है, देखो यदि आप देना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप जो है अपने विज्ञापन को समाचार पत्र यक्स में दे दीजिए। ए ने बी से कहा, अब पहला क्या कह रहा है, बी वॉन्ट्स टू पब्लिसाइज हिज प्रोडक्ट्स, बी अपने उत्पादों का प्रचार करना चाहता है। सेकंड है कि न्यूज़पेपर एक्स हैज ए वाइड सर्कुलेशन, समाचार पत्र यक्स का व्यापक प्रचलन है। ठीक है, तो अब बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा कि आपका ई सही होगा। तो जैसे आपको कोई अगर यहां पर भाई कोई भी एडवर्टाइज आपको देना है तो आपके यहां पर जिसका ज्यादा प्रचलन होता है उसी के बारे में आप उसको बताते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई मुझे ये विज्ञापन देना, मैं किस में दूं, तो आप कहेंगे सर आपको अगर विज्ञापन देना है तो आप इस न्यूज़पेपर में दीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से यहाँ लोग बहुत इसका जो सर्कुलेशन है वो बहुत वाइड है, मतलब इसका जो प्रचार है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये हर एरिया में पहुंचता है ये अखबार। तो वही चीज यहां पर भी है कि ए ने बी से कहा कि यदि आप कोई विज्ञापन देना चाहते हैं तो इसे समाचार पत्र यक्स में दें। तो कहीं ना कहीं जो यक्स है, समाचार पत्र यक्स है, उसका जो प्रचलन है वो व्यापक है, तभी उसने आपको यक्स के लिए कहा है, तभी उसने ए ने बी से एक्स के लिए कहा है। अब देखिए पहले पे आ जाए तो दूसरा तो आपका बिल्कुल सही है, जरा पहले पे आइए, बी वॉन्ट्स टू पब्लिसाइज हिज प्रोडक्ट्स, बी अपने उत्पादों का प्रचार करना चाहता है। अब देखिए स्टेटमेंट से कहीं भी ये नहीं आ रहा कि नहीं बी करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, क्योंकि वहां पे एक कंडीशन लगेगी, इफ यू वांट टू गिव एनी एडवर्टाइजमेंट, अगर आप देना चाहते हैं, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं कि नहीं बी देना ही चाह रहा है अभी, तो अगर आप देना चाहते हैं तो आप अपने प्रचार को यक्स में दीजिए, नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। तो इस बात से हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि नहीं बी जो है अपने उत्पादों का प्रचार करना चाहता है, क्योंकि बी ने ऐसी कुछ भी बात नहीं की, ए ने केवल एक बात उससे बताई है कि भाई अगर तुम कभी भी अपने किसी भी प्रचार को करवाना चाहते हो तो तुम बी में अपना एडवर्टाइज देना। लेकिन इस बात से हम ये नहीं कह सकते कि बी जो है प्रचार करवाना चाहता है, एडवर्टाइज करवाना चाहता है। इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, आपका पहला गलत, दूसरा आपका सही है, तो केवल दूसरा निहित है, तो आंसर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी। इफ ओनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिक्ट, यदि केवल धारणा दूसरी निहित है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। Those who are appearing for this examination for the first time should be helped in filling up the form and instruction to invigilating staff। जो लोग इस परीक्षा में पहली बार शामिल हो रहे हैं उन्हें फॉर्म भरने में मदद की जानी चाहिए, निरीक्षण कर्मियों को निर्देश। अब पहला एजम्पशन है कि द फॉर्म इज समवॉट कॉम्प्लिकेटेड,
प्रपत्र कुछ जटिल है। दूसरा है कैंडिडेट्स कैन अपीयर मोर देन वंस फॉर दिस एग्जामिनेशन, उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए एक से अधिक बार उपस्थित हो सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी सही होगा कि आपका ई सही होगा। तो आपने कहा कि इसमें कहा गया कि दोज हु आर अपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम शुड बी हेल्प्ड इन फिलिंग अप द फॉर्म एंड इंस्ट्रक्शन टू इविजिलेटिंग स्टाफ। जो लोग इस परीक्षा में पहली बार शामिल हो रहे हैं, अर्थात इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दूसरी बार आए होंगे या तीसरी बार आए होंगे। तो जो उम्मीदवार हैं वो एक से अधिक बार इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इस बात का तो हम अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि जो पहली बार आए हैं, अर्थात कुछ लोग जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको आपको बताना है। जो दूसरी या तीसरी बार आए हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है, वो अपने आप फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि वो पता है कि कैसे भरना है, ठीक है ना। जैसे भाई मैं कोई एग्जाम देने गया तो अगर पहली बार गया तो मुझे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मुझे पता नहीं है, लेकिन दूसरी तीसरी बार अगर मैं गया हूं तो मुझे अपने आप पता है कि मुझे फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो दूसरा एजम्पशन बिल्कुल सही है, दूसरा एजम्पशन तो बिल्कुल सही है। कैंडिडेट कैन अपेयर मोर देन वंस फॉर दिस एग्जामिनेशन, उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए एक से अधिक बार उपस्थित हो सकते हैं, बिल्कुल। जो उसने कहा जो पहली बार आए उनको आपको बताना है, जो दूसरी या तीसरी बार आए उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपने आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। पहला क्या कह रहा है कि द फॉर्म इज समवॉट कॉम्प्लिकेटेड, प्रपत्र कुछ जटिल है। प्रपत्र जो आपका यहाँ पे प्रपत्र है, जो फॉर्म है वो आपका कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं है, इसके बारे में कोई भी बात आपके स्टेटमेंट में नहीं की गई, कोई बात नहीं की गई, ठीक है ना। तो पहला आपका जो है एजम्पशन वो गलत है, लेकिन दूसरा सही है कि भाई कुछ लोग जो पहली बार आए हैं उनको आपको बताना है। इसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दूसरी या तीसरी बार भी आए होंगे, तो एक से अधिक बार उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो दूसरा आपका सही, पहला गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, इफ ओनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिक्ट, यदि केवल धारणा दूसरी निहित है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड ऑल द टीचर्स टू बी केयरफुल इन क्लास बिकॉज सम स्टूडेंट्स में डिस्टर्ब अदर स्टूडेंट्स। प्रधानाचार्य ने सभी शिक्षकों को कक्षा में सावधान रहने का निर्देश दिया क्योंकि कुछ छात्र अन्य छात्रों को परेशान कर सकते हैं। अब देखिए एजम्पशन पहला है कि द टीचर्स विल हैंडल द सिचुएशन प्रॉपरली एंड दे विल पॉइंट आउट द नॉटी स्टूडेंट्स। शिक्षक स्थिति को ठीक से संभाल लेंगे और वे शरारती छात्रों को इंगित करेंगे। दूसरा कह रहा है कि द स्टूडेंट विल वेलकम द डिसीजन ऑफ द प्रिंसिपल, छात्र प्राचार्य के निर्णय का स्वागत करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा कि आपका ई सही होगा? जल्दी से आंसर दीजिए भाई। इन जो है पांचों में कौन सा, ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा? तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो क्या कहा जा रहा है कि द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड ऑल द टीचर्स टू बी केयरफुल इन क्लास बिकॉज सम स्टूडेंट में डिस्टर्ब अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पर जो पहला एजम्पशन हो क्या कह रहा है? द टीचर्स विल हैंडल द सिचुएशन प्रॉपरली एंड दे विल पॉइंट आउट द नॉट स्टूडेंट। बिल्कुल सही बात है भाई, इसीलिए प्रिंसिपल ने टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दिए हैं ना। अगर उसको पता होता कि नहीं टीचर स्थिति को नहीं संभाल पाएंगे तो खुद जो है क्लास में जाके उसको संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो टीचर से कह रहे हैं कि आपकी क्लास में भाई बहुत इनडिसिप्लिन है, आप उसको संभालिए, आप थोड़ा अपनी क्लास में ध्यान दीजिए, तो कहीं ना कहीं जो टीचर हैं वो स्थिति को संभाल लेंगे। ठीक है, ये उनको भरोसा है कि नहीं टीचर को अगर मैं बोल दूंगा तो उन नोटिस बॉय को जो शरारत करते हैं उनको जो है पॉइंट आउट कर लेंगे कि हाँ ये कौन कौन से बच्चे हैं, और उनको जो है ये अपनी क्लास की जो कंडीशन है उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो पहला आपका बिल्कुल सही है, पहला आपका बिल्कुल सही है कि टीचर्स विल हैंडल द सिचुएशन प्रॉपरली एंड दे विल पॉइंट आउट द नॉटी स्टूडेंट्स। शिक्षक स्थिति को ठीक से संभाल लेंगे और वे शरारती छात्रों को इंगित करेंगे।
बिल्कुल सही है। दूसरा एजम्पशन है कि द स्टूडेंट विल वेलकम द डिसीजन ऑफ द प्रिंसिपल। अब देखो भाई, जो नॉटी बॉयज थे, वो जो पढ़ने वाले बच्चे थे, उनको परेशान कर रहे थे। अब क्या हुआ कि जब प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्शन टीचर्स को दे दिए, तो नोटिस बॉय को उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया कि भाई तुम नहीं पढ़ते हो, तुम जो है क्लास के बाहर चलो या तुम इधर बैठो। उन्होंने उनको पॉइंट आउट करना चालू कर दिया। तो जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ाई में जिनका मन लग रहा था, वो कहीं ना कहीं इस निर्णय से बहुत खुश हो जाएंगे कि अब मैं बहुत अच्छे से पढ़ पा रहा हूं, ठीक है ना। अब जो मुझे परेशान कर रहा था, जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था, उसको जो है अब कंट्रोल कर लिया गया। तो जो बच्चे हैं जिनको अब आसानी हो गई क्लास में पढ़ने में, ठीक है, तो वो जो है कहीं ना कहीं इस निर्णय का स्वागत करेंगे कि प्रिंसिपल सर ने बहुत अच्छा किया, ठीक है, जो इस कंडीशन को संभाल लिया। तो बिल्कुल द स्टूडेंट्स विल वेलकम द डिसीजन ऑफ द प्रिंसिपल। बिल्कुल जो छात्र हैं वो प्राचार्य के निर्णय का स्वागत करेंगे कि भाई हमने एक बार कहा, ये हमने कहा भी नहीं, सर ने जो है समझ करके इस कंडीशन को संभाल लिया, अब बहुत अच्छे से हमारी पढ़ाई चल रही है। तो दोनों के दोनों एजम्पशन सही हैं, दोनों के दोनों एजम्पशन क्या हैं आपके, सही हैं। तो पहला भी और दूसरा भी, तो आंसर ई आपका सही आंसर होगा। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिक्ट, यदि पहला और दूसरा दोनों नहीं थे तो आंसर ई दीजिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। beware of dogs, our dogs do not bark but they are trained to distinguish between genuine guests and intruders। कुत्तों से सावधान रहें, हमारे कुत्ते भौंकते नहीं हैं, लेकिन उन्हें असली मेहमान और घुसपैठिए में फर्क करना सिखाया जाता है। तो पहला एजम्पशन है कि बार्किंग डॉग्स बाइट रेयरली, भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं। दूसरा कह रहा है कि आवर डॉग्स कुड बी डेंजरस फॉर इंट्रूडर्स, हमारे कुत्ते घुसपैठियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर जो बात कही गई हो क्या है कि बीवेयर ऑफ डॉग्स, आवर डॉग्स डू नॉट बार्क बट दे आर ट्रेन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन जेन्युइन गेस्ट एंड इंट्रूडर्स। तो यहां पर बात ये की गई है कि वो जो है उनको सिखाया जाता है कि वो असली मेहमान और घुसपैठिए में फर्क करें, और जो घुसपैठिया है उसको जो है वो भगा दें। तो ये इसके लिए उनको ट्रेंड किया गया है, कुत्तों से सावधान रहें, हमारे कुत्ते भौंकते नहीं हैं, लेकिन उन्हें असली मेहमान और घुसपैठिए में फर्क करना सिखाया जाता है। तो अब ये जो भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं, ऐसा कहीं भी स्टेटमेंट में नहीं बताया गया कि बार्किंग डॉग्स बाइट रेयरली, ऐसा कहीं भी स्टेटमेंट में नहीं बोला गया कि नहीं जो भौंकते हैं वो काटते हैं इसलिए आप उनसे सावधान रहें, ऐसा कहीं भी स्टेटमेंट में नहीं बोला गया। इसलिए पहला एजम्पशन तो गलत है। जरा दूसरे की बात कर लीजिए कि आवर डॉग्स कुड बी डेंजरस फॉर इंट्रूडर्स, हमारे कुत्ते घुसपैठियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि उनको घुसपैठियों को पहचानना और उनको भगाना इसके लिए ट्रेंड किया गया है, इसके लिए उनको सिखाया जाता है, इसलिए जो है घुसपैठियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है दूसरा जो एजम्पशन है वो बिल्कुल सही है कि भाई संभल के आइए, ठीक है, क्योंकि भाई हमारे जो कुत्ते हैं घुसपैठियों और असली मेहमान में फर्क करना जानते हैं। तो अगर आप असली मेहमान हैं तो अंदर जाइए, अगर आप घुसपैठिए हैं तो आप भाग जाइए, क्योंकि जो कुत्ते हैं हमारे वो आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उनको ऐसी ट्रेनिंग दी है। तो दूसरा आपका जो है एजम्पशन बिल्कुल सही है, पहला गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर हो जाएगा बी। इफ ओनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिक्ट, यदि केवल धारणा दूसरी निहित है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। प्रोवाइड मिड डे मील्स टू द चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग स्कूल्स। स्कूल में आने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान करें। तो पहला कह रहा है कि मिड डे मील्स विल अट्रैक्ट द चिल्ड्रन टू द स्कूल्स, मध्याह्न भोजन से बच्चे स्कूलों की ओर आकर्षित होंगे। दूसरा है कि दो चिल्ड्रन हु आर अदरवाइज
deprived of good food will attend the school. वे बच्चे जो अन्यथा अच्छे भोजन से वंचित हैं वे स्कूलों में भाग लेंगे। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा कि आपका ई सही होगा? जल्दी से बताइए भाई, ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा? तो यहां पर देखिए बात की गई, प्रोवाइड मिड डे मील्स टू द चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग स्कूल। ठीक है, तो स्कूलों में आने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान करें। तो भाई कहीं ना कहीं ये जो योजना है मिड डे मील की, वो बच्चों को क्या करेगी? आकर्षित करेगी, अट्रैक्ट करेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आएंगे। ऐसा हो सकता है। तो बिल्कुल सॉरी, जो पहला एजम्पशन है बिल्कुल सही है कि मिड डे मील विल अट्रैक्ट द चिल्ड्रन टू द स्कूल। मध्याह्न भोजन से बच्चे स्कूल की ओर आकर्षित होंगे। तो हो सकता है कि भाई ये योजना चलाएं। भाई योजनाएं किस लिए चलाई जाती हैं? योजना इसीलिए चलाई जाती हैं कि वो लोगों को आकर्षित कर सके अपनी तरफ। लेकिन जरूरी नहीं कि लोग आएंगे ही आएंगे। अब ये तो आएंगे नहीं आएंगे ये तो एक अलग हो गया, ये तो कंक्लूजन पे चला गया। लेकिन जो भी आप एक योजना चलाते हैं तो ये मान के चलाते कि नहीं इसका लाभ हमें मिलेगा। ठीक है ना, हमेशा आप ये मानते हैं। चाहे कोई भी, जैसे कोई आप बिजनेस चला रहे हैं, आपने कहा भाई मुझे अपना बिजनेस ग्रो करना है, मैंने क्या कर दिया, एक के साथ एक फ्री बेचना स्टार्ट कर दिया। क्या सोच करके? यही सोच करके कि भाई इस योजना से क्या होगा, इस स्कीम से बहुत कस्टमर मेरे पास आएंगे, कि एक के साथ एक फ्री सुनेंगे तो भाई सारे कस्टमर मेरे पास आएंगे। तो आपने ये सोच के स्कीम चालू की ना। अब कोई आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन आप हमेशा ये सोचते कि नहीं ऐसा होगा। तो बिल्कुल सही है पहला कि मध्याह्न भोजन से बच्चे स्कूलों की ओर आकर्षित होंगे। मिड डे मील विल अट्रैक्ट द चिल्ड्रन टू द स्कूल, बिल्कुल सही एजम्पशन है। दूसरा कह रहा है कि दो चिल्ड्रन हु आर अदरवाइज डिप्राइव्ड ऑफ गुड फूड विल अटेंड द स्कूल। वे बच्चे जो अन्यथा अच्छे भोजन से वंचित हैं वे स्कूलों में भाग लेंगे। ऐसा कहीं भी स्टेटमेंट में नहीं दिया गया कि जो बच्चों को घर में अच्छा भोजन नहीं मिल रहा उन बच्चों के लिए ये योजना है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है दूसरा आपका बिल्कुल गलत है, दूसरा जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो आपका पहला एजम्पशन निहित है, दूसरा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। इफ ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिक्ट, यदि केवल धारणा पहली निहित है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। प्लीज डू नॉट यूज लिफ्ट वाइल गोइंग डाउन एंड इंस्ट्रक्शन ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ ए 5 स्टोरी बिल्डिंग। कृपया नीचे जाते समय लिफ्ट का उपयोग न करें। 5 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक निर्देश। तो पहला एजम्पशन है कि वाइल गोइंग डाउन द लिफ्ट इज अनएबल टू कैरी एनी लोड। नीचे जाते समय लिफ्ट कोई भार उठाने में असमर्थ होती है। दूसरा है कि प्रोविजन ऑफ लिफ्ट इज ए मैटर ऑफ फैसिलिटी एंड नॉट ऑफ राइट। लिफ्ट का प्रावधान सुविधा का विषय है ना कि अधिकार का। तो यहां पर देखें, अगर हम बात करें तो अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर देखिए बात कही गई कि कृपया नीचे जाते समय लिफ्ट का उपयोग ना करें। 5 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक निर्देश। अच्छा, कहीं भी स्टेटमेंट में ये बात नहीं की गई कि जब लिफ्ट नीचे जाएगी तो वह आपका भार उठाने में असमर्थ है। ऐसा कहीं भी जो है स्टेटमेंट में जो है कहीं भी नहीं कहा गया। तो जब नहीं कहा गया तो पहला तो गलत है भाई, क्योंकि लिफ्ट जो है भार उठाने में समर्थ है कि असमर्थ है, ऐसा कहीं भी जिक्र आपके स्टेटमेंट में नहीं हुआ। और जब स्टेटमेंट में इसका जिक्र नहीं हुआ तो फिर ये एज्यूम करना बिल्कुल गलत है। दूसरे की जरा बात करते हैं कि प्रोविजन ऑफ लिफ्ट इज ए मैटर ऑफ फैसिलिटी एंड नॉट ऑफ राइट। लिफ्ट का प्रावधान सुविधा का विषय है ना कि अधिकार का। तो उसने कहा कि भाई जब ऊपर से आप नीचे जाइए तो लिफ्ट का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपको उतरने में आसानी होती है सीढ़ियों के द्वारा, लेकिन जब आप नीचे से ऊपर आते हैं तो आपको स्ट्रेस हो जाता है कि बहुत ज्यादा भाई चढ़ना पड़ेगा, तो तब आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि जो आपका लिफ्ट है वो एक सुविधा का विषय है, वो राइट का विषय नहीं है, वो आपका अधिकार का विषय नहीं है।
वो आपकी सुविधा का विषय है कि भाई जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और चढ़ने में जब आपको स्ट्रेस आएगा उसके लिए आप लिफ्ट का प्रयोग कीजिए, लेकिन उतरते समय आपको आसानी रहती, इसलिए जो है आप उतरते समय लिफ्ट का प्रयोग ना करें। ठीक है, तो इसलिए जो है दूसरा बिल्कुल सही है कि जो आपका लिफ्ट है, लिफ्ट का जो प्रावधान है, भाई लिफ्ट क्यों लगाई गई? सुविधा के लिए लगाई गई ना। ऐसा नहीं कि अगर लिफ्ट नहीं होती तो क्या आप वहां पे रहते? नहीं, तब भी आप वहां पे रहते। ठीक है ना, आप सीढ़ियों के द्वारा जाते। तो आपने लिफ्ट वहां पे क्यों लगाएगी? आपकी सुविधा के लिए लगाएगी कि आप आराम से जो है अपने कमरे तक पहुंचे। तो ये सुविधा का विषय है, ये आपका राइट नहीं, अधिकार नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका दूसरा जो है बिल्कुल सही एजम्पशन होगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर होगा। इफ ओनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिक्ट, यदि केवल धारणा दूसरी निहित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा? ट्रैफिक जैम्स ऑन मोस्ट ऑफ द रोड्स इन द सिटी हैव बिकम ए रेगुलर फीचर्स ड्यूरिंग मानसून। मानसून के दौरान शहर की अधिकांश सड़कों पर ट्रैफिक जाम एक नियमित विशेषता बन गई है। बताइए कौन सा एजम्पशन सही है, पहला कि दूसरा? तो यहां पर देखिए पहला एजम्पशन कह रहा है कि मटेरियल यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन कैन नॉट विथस्टैंड द फ्लरी ऑफ मानसून रिजल्टिंग इनटू इनन्यूमरेबल पॉट होल्स ऑन द रोड्स। सड़क निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री मानसून के प्रकोप का सामना नहीं कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप सड़कों पर असंख्य गड्ढे हो जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स coming on the road is much more in monsoon as compared to other seasons। सड़कों पर आने वाले वाहनों की संख्या अन्य मौसमों की तुलना में मानसून में कहीं अधिक होती है। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा कि आपका ई सही होगा? तो अब यहां पर देखिए बात की गई मानसून के दौरान शहर की अधिकांश सड़कों पर ट्रैफिक जाम एक नियमित विशेषता बन गई है। तो भाई देखिए ऐसा है कि जब मानसून आता है तो सड़कें जो बनाई जाती हैं बहुत सारे गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे गड्ढे हो गए तो गड्ढे की वजह से क्या हुआ कि जो वाहनों की स्पीड है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, वाहनों की स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। तो बनी बात है कि जाम क्या हो जाएगा? ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक समस्या है। तो पहला जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है कि मटेरियल यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन कैन नॉट विथस्टैंड द फ्यूरी ऑफ मानसून रिजल्टिंग इनटू इनन्यूमरेबल पॉट होल्स ऑन द रोड्स। सड़क निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री मानसून के प्रकोप का सामना नहीं कर सकती, जिससे वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और उन गड्ढों की वजह से जो व्हीकल्स हैं उनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है और जिससे जाम की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना, जिसके परिणाम स्वरूप सड़कों पर असंख्य गड्ढे हो जाते हैं। तो पहला एजम्पशन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कि नंबर ऑफ व्हीकल्स कमिंग ऑन द रोड्स इन मच मोर इन मानसून एज कंपेयर टू द अदर सीजन। अब देखिए यहां पर केवल ये बात की गई है कि मानसून के दौरान शहर की अधिकांश सड़कों पर ट्रैफिक जाम एक नियमित विशेषता बन गई। तो किसी और सीजन में ऐसा होता है कि नहीं होता, इस बात का ना तो वहां पे जिक्र है और ना तो इस बात का जिक्र है कि नहीं वाहनों के कारण ऐसा हुआ। ठीक है ना, तो सड़कों पर आने वाले वाहनों की संख्या अन्य मौसमों की तुलना में अधिक है कि कम है, ये जो है बिल्कुल सही एजम्पशन नहीं है ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत है। तो पहला सही दूसरा गलत, तो आपका क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट इम्प्लिक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इफ ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिक्ट, केवल पहली धारणा निहित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। प्राइवेट प्रॉपर्टी trespassers will be prosecuted a notice on a plot of land। निजी संपत्ति अतिक्रमियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। अतिक्रमियों पर मुकदमा चलाया जाएगा जमीन के एक भूखंड पर एक नोटिस।
एक नोटिस दे दिया गया कि भाई जो यहाँ पे जिन्होंने अतिक्रमण किया है उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो पहला क्या कह रहा है कि द पैसर्स बाई में रीड द नोटिस एंड में नॉट ट्रेसपास, राहगीर नोटिस पढ़ सकता है और अतिचार नहीं कर सकता। अतिचार मतलब अतिक्रमण नहीं कर सकता। दूसरा कह रहा है कि द पीपल आर स्कैर्ड ऑफ प्रोसिक्यूशन, लोग मुकदमे से डरे हुए हैं। देखो पहला कह रहा है कि लोग नोटिस को पढ़ेंगे, जो राहगीर वहां से निकलेगा वो नोटिस को पढ़ सकता है और अतिचार नहीं कर सकता। तो सही बात है भाई, नोटिस जब आप कहीं पर लगाते हैं, जब आप कोई भी इंस्ट्रक्शन कहीं पे लिखते हैं तो आप ये सोच के लिखते हैं कि जो यहां से निकलेगा वो इस नोटिस को पढ़ेगा और इस नोटिस को पढ़ करके अगर उसने अतिक्रमण किया है तो हटा लेगा, या करने का मन अगर बना रहा होगा तो करेगा नहीं। जैसे होता ना कि ये निजी संपत्ति है, यहां पर किसी का भी प्रवेश वर्जित है, तो जैसे ही आपने वो नोटिस इसीलिए वहां पे लगाया गया कि अगर आप वहां से निकलेंगे तो आप उसको पढ़ लेंगे कि भैया ये निजी संपत्ति, यहां प्रवेश वर्जित है, यहां आप मत जाइए। और जब आप उस नोटिस को पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो आप वहां पर नहीं जाएंगे। तो आपका जो इसमें जो पहला एजम्पशन है बिल्कुल सही है कि द पैसर्स में बाई में रीड द नोटिस एंड में नॉट ट्रेसपास, ठीक है ना, वो अतिचार नहीं कर सकता, उसको पढ़ेगा, राहगीर नोटिस पढ़ भी सकता है और अतिचार नहीं कर सकता, बिल्कुल सही एजम्पशन है। दूसरा द पीपल आर स्कैर्ड ऑफ प्रोसिक्यूशन, भाई जब मुकदमे की बात आती है कि अगर आपने अतिक्रमण किया तो आप पर मुकदमा चलाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इससे लोग डर जाते हैं कि यार अतिक्रमण हटा लो, नहीं तो फिर अगर अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो हमारे पर मुकदमा हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात। दूसरा भी एजम्पशन क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा एजम्पशन भी बिल्कुल सही है। जैसे भाई मेरी कोई संपत्ति है, मैंने वहां पे नोटिस दे दिया कि अगर आप यहां से अपना अतिक्रमण नहीं हटाते तो मैं आप पर मुकदमा कर दूंगा। तो जब वो मैं तो यही सोच के करूंगा ना कि भाई जो जिसने मेरे यहाँ पर अतिक्रमण किया है, ये जो करने वाले हैं वो नोटिस को पढ़ेंगे और जो करने वाले हैं वो नहीं करेंगे। जिन्होंने कर रखा है अगर वो उस नोटिस को पढ़ेंगे तो भाई मुकदमे के डर से बिल्कुल हटा लेंगे, क्योंकि मुकदमे से लोग डरे हुए हैं, डर जाते हैं, ठीक है। तो पहला जो है, पहला दूसरा दोनों आपके सही एजम्पशन हैं। तो कौन सा सही आंसर होगा? आपका आंसर ई सही होगा। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिक्ट, यदि पहला और दूसरा दोनों निहित हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। टुडे आई मस्ट सेटिस्फाई माई सेल्फ ओनली बाई लुकिंग एट ए पिंक हेडेड डक इन एन इंसाइक्लोपीडिया। आज मुझे विश्वकोश में गुलाबी सिर वाली बतख को देखकर ही संतोष करना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि पिंक हेडेड डक्स आर एज गुड एज एक्सटिंक्ट नाउ, गुलाबी सिर वाली बतखें उतनी ही अच्छी जितनी अब विलुप्त हो चुकी हैं। दूसरा कह रहा है कि पीपल रिफर टू इंसाइक्लोपीडिया टू नो ओनली अबाउट थिंग्स विच डू नॉट एग्जिस्ट नाउ, लोग केवल उन चीजों के बारे में जानने के लिए विश्वकोश का हवाला देते हैं जो अब मौजूद नहीं है। अब देखिए ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अगर हम यहां पर बात करें, देखो सेकंड में दे रहा है कि पीपल रिफर टू इंसाइक्लोपीडिया टू नो ओनली अबाउट थिंग्स विच डू नॉट एग्जिस्ट नाउ, लोग केवल उन चीजों के बारे में जानने के लिए विश्वकोश का हवाला देते हैं जो अब मौजूद नहीं है। तो एक चीज बताइए, यहां पर केवल इस बात का जिक्र किया गया है कि टुडे आई मस्ट सेटिस्फाई माई सेल्फ ओनली बाई लुकिंग एट ए पिंक हेडेड डक इन एन इंसाइक्लोपीडिया। तो इंसाइक्लोपीडिया को साइक्लोपीडिया में मैंने देखकर, तो इंसाइक्लोपीडिया का यूज किस लिए होता है ये कहीं भी जिक्र स्टेटमेंट में नहीं हुआ, इसलिए दूसरा तो आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। दूसरा आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि उसमें जो है स्टेटमेंट कहीं भी इंसाइक्लोपीडिया के बारे में नहीं बताया गया कि उसका यूज किस लिए किया जाता है, इसलिए दूसरा आपका गलत है। जरा पहले की बात करते हैं कि पिंक हेडेड डक्स आर एज गुड एज एक्सटिंक्ट नाउ, गुलाबी सिर वाली बतखें उतनी ही अच्छी जितनी अब विलुप्त हो चुकी हैं। तो वहां पर देखो स्टेटमेंट भी ये कह रहा है कि आज मुझे विश्वकोश में गुलाबी सिर वाली बतख को देखकर ही संतोष करना चाहिए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये विलुप्त हो चुकी हैं, अब मुझे देखने को रियल में नहीं मिलेंगी, अब इनको केवल मैं इंसाइक्लोपीडिया में देख करके ही संतोष कर सकता हूं। इसलिए पहला आपका बिल्कुल सही है, पहला आपका बिल्कुल सही है।
तो पहला एजम्पशन सही, दूसरा आपका गलत। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा कि इफ ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिक्ट, यदि केवल धारणा पहली निहित है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जो है क्लास की जानकारी समय समय में मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।